बीकॉम पार्ट फर्स्ट एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भारत में आर्थिक पर्यावरण पेपर का अंतर्गत जो पहला चैप्टर है आर्थिक पर्यावरण अर्थ और भारत के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक, इनका हम पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में भारत के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उसमें कुछ घटक रह गए थे। आज पार्ट 3 में हम अन्य जो घटक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो भारत के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो अन्य घटक हैं उनमें आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। मनी मार्केट किसे कहते हैं, पूंजी बाजार किसे कहते हैं, पहले इसका हम मीनिंग देख लें। पूंजी बाजार में अल्पकालीन समय के लिए मुद्रा का लेन देन किया जाता है अप टू 1 ईयर, और पूंजी बाजार में 1 साल से अधिक अवधि के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं। जिस राष्ट्र में मुद्रा बाजार सुदृढ़ होगा, चेक ड्राफ्ट विनिमय बिल इनका लेन देन ज्यादा होगा, उस देश में आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होंगी। और मान लीजिए मुद्रा बाजार विकसित नहीं है, लोग अशिक्षित हैं, बैंकों का विकास नहीं है, अल्पकालीन ट्रांजेक्शन चेक विनिमय के माध्यम से नहीं करते हैं, ड्राफ्ट का लेन देन कम होता है, तो उस देश में आर्थिक गतिविधियां उतनी नहीं बन पाएंगी। पूंजी बाजार जिसमें मुख्य रूप से शेयर मार्केट आता है, सेबी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो जिस राष्ट्र में स्टॉक एक्सचेंज अधिक होंगे, शेयर बाजार जितना विकसित होगा उतना ही ज्यादा देश में आर्थिक गतिविधियों का विकास होगा। क्योंकि कोई भी जब नई कंपनी खुलेगी, पब्लिक कंपनी, तो उसको पूंजी प्राप्त करने के लिए बाजार में अपने अंशपत्र बेचने पड़ेंगे, और बाद में भी डिवेंचर्स या दूसरे जो टूल्स हैं उनके माध्यम से पूंजी प्राप्त करने के जो विभिन्न साधन हैं उनसे प्राप्त करने के लिए एक पूंजी बाजार यदि विकसित होगा तो देश में आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लीगल कंडीशन, वैधानिक परिस्थितियां, लीगल कंडीशन। भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार भी दिए हुए हैं, कर्तव्य भी दिए हुए हैं, लेकिन भारत में बिजनेस से संबंधित, उद्योगों से संबंधित बहुत सारे नियम कानून बना रखे हैं। जैसे आयकर कानून है, बिक्री कर है, फैक्ट्री एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, श्रम से संबंधित लेबर लॉज है, इंडस्ट्रियल लॉ है, कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, ऐसे बहुत सारे भारत सरकार के द्वारा उद्योग धंधों को, व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए कानून बना रखे हैं। अब हम आयकर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आयकर की रेट बहुत ज्यादा होगी तो लोग आयकर की चोरी करेंगे, लोगों को नहीं देंगे। जैसे पहले मान लीजिए 85% इनकम रेट थी तो लोग कर की चोरी की बढ़ावा ज्यादा होता था। 1991 के बाद भारत सरकार ने इन करों में काफी रियायतें दी हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी थी काफी कम की, आयकर की दरें धीरे धीरे कम करती हैं, और जो पहले वेट मोट वेट इनका हमने अवसर किया, और आजकल तो एक पूरे देश में जीएसटी लागू करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सारे अधिकांश कर खत्म करके और केवल जीएसटी कर दिया है। तो इससे भी व्यापार उद्योग धंधों का विकास होगा और आर्थिक गतिविधियां ज्यादा बन पाएंगी। कहने का अर्थ हुआ कि जितनी ज्यादा लीगल कंडीशंस होंगी, जितने प्रतिबंध होंगे, उतना व्यापार के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और जितना इनमें छूट दी जाएगी या सुविधाजनक बनाया जाएगा उतना व्यापारी उद्योगपतियों को लाभ होगा, तो वो अपना बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। व्यापार चक्र का अर्थ है तेजी और मंदी। कभी तेजी की स्थिति होती है और कभी मंदी की स्थिति होती है, और तेजी मंदी दोनों ही खराब होती है। तेजी में क्या होगा कि व्यापारी को लाभ होगा, उद्योगपति को लाभ होगा, लेकिन सामान्य जनता को नुकसान होगा।
मंदी में उद्योगपतियों को नुकसान होगा, बेरोजगारी फैलेगी, तो दोनों ही स्थिति खराब है। नहीं तो बहुत ज्यादा तेजी होनी चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा मंदी होनी चाहिए। एक सामान्य स्थिरता के साथ यदि विकास होगा तो आर्थिक गतिविधि अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, तेजी मंदी घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी, तो उद्योग धंधों व्यापार के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, हैटिक बी। हैटिक बी, ये मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है, और ये जो शब्द का इजाद किया है, ये क्रिकेट में एक बॉलर जब 3 खिलाड़ी मार पड़ देता है उसको हैट्रिक कहते हैं। हैट्रिक में हमने आर को हटा करके और आई लिख दिया, तो ये हैट्रिक, और बी जोड़ दिया, तो ये हमने हैट्रिक बी हो गया। हैट्रिक बी का फुल फॉर्म आ रहा है हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और बैंक। 6 बिंदुओं को हमने एक ही पॉइंट में डिस्कस करने की कोशिश की है। हेल्थ का मतलब है कि देश में जितनी हेल्थ की फैसिलिटीज होंगी, हेल्थ की फैसिलिटी 3 चीजें चाहिए। एक तो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ चाहिए ट्रेंड, एक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी चाहिए, और तीसरी चाहिए मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। ये तीनों चीजें हैं तो हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी मानी जाती है। जिस राष्ट्र में हेल्थ की फैसिलिटी ज्यादा अच्छी होंगी, वहां के लोग स्वस्थ रहेंगे, और जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो अपनी आर्थिक गतिविधियां संचालन ठीक ढंग से कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं, कोविड-19 में लोग यदि हेल्थ की फैसिलिटी पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगी तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, और कैजुअलिटी भी बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी लाखों की संख्या में लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, और काफी तादाद में लोग की डेथ जाने जा रही है। तो इससे आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और यदि हेल्थ की फैसिलिटी बहुत अच्छी होंगी और तो निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकता है। इसके बाद लेते हैं हम एजुकेशन। एजुकेशन में भी वो 3 बातें चाहिए कि हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज होने चाहिए, अच्छी फैकल्टीज होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स भी होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा तो हम एजुकेशन पर्याप्त मात्रा होगी। जिस राष्ट्र में एजुकेशन अच्छा होगा और जिस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, उसमें उसी तरह की आर्थिक गतिविधियां विकसित होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्र में इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की नॉलेज ज्यादा दी जाती है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चलोगी। भारत में जो बेंगलोर है वो सॉफ्टवेयर का हब बना हुआ है। मान लीजिए किसी देश में हम कारपेंट्री का एजुकेशन देते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट, जैसे लोग ट्रेनिंग होगी, जैसी एजुकेशन होगी, उसी प्रकार से उस देश में उद्योग धंधों का और व्यापार का या आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं की फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट परिवहन के साथ, भारत में परिवहन के साधन जितने ज्यादा विकसित होंगे आर्थिक गतिविधि उतनी ज्यादा होंगी। अब परिवहन में बहुत सारे साधन आते हैं, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, जल परिवहन है। तो सड़क परिवहन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक गतिविधि संचालन की रीढ़ की हड्डी मानी जाता है, और जो भी उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, कच्चा माल है, तैयार माल है, एक डालने देने के लिए हम सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं। यदि सभी गांवों को हम सड़कों से जोड़ दी जाए, पक्की सड़कों से, तो गांवों का ऑटोमेटिक विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि गांवों के जो व्यक्ति हैं वो शहरों से जुड़ जाएंगे और अपनी आवश्यक पूर्ति, जो भी खाद्यान्न चाहिए या खाद बीज जो भी सामान चाहिए या फल सब्जियां बेचनी है तो वो उसे कर सकते हैं। रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और जल परिवहन है। भारत के 3 ओर समुद्र है, तो भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं, वो समुद्री परिवहन से ही होते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक गतिविधियों में ये ट्रांसपोर्ट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसी के हिसाब से प्रभावित होते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस, बीमा व्यवसाय। अब बीमा का जन्म कब हुआ? बीमा हम लोग क्यों करवाते हैं? क्योंकि रिस्क है, जोखिम है। आर फॉर रिस्क, आई फॉर इंश्योरेंस। आर होगा तो ही आई का जन्म होगा। यदि जोखिम नहीं है तो कोई बीमा नहीं कराएगा। यदि कह दिया जाए कि सारे लोग अमर रहेंगे तो कोई जीवन का बीमा नहीं कराएगा। यदि आपसे कह दिया जाएगा आपकी फैक्ट्री में आग नहीं लगेगी, आपकी चोरी नहीं होगी, तो कोई अग्नि का बीमा नहीं कराएगा या चोरी का बीमा नहीं कराएगा। भारत में LIC मानव के जीवन का बीमा करने की एक सरकारी कंपनी है, निगम है, जो कि ये इंश्योरेंस करते हैं। अब जो बिजनेस है, उद्योगपति है, उनको भी चोरी होने का, आग लगने का या और दूसरे रिस्क लगी रहती है, तो उसको भी जो GIC है भारत में, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन,
कि अन्य जो सब्सिडी कंपनी है उनके माध्यम से उनका बीमा करवाया जाता है। जब उद्योग व्यापारी को ये पता है कि यदि कोई रिस्क हो भी जाएगी तो हमें बीमा कंपनी से कुछ मुआवजा मिल जाएगा, तो वो निसंकोच होकर अपने व्यवसाय कर सकते हैं। किसान है, फसल बीमा योजना लागू कर रखी है, तो किसान को से फसल यदि खराब हो जाती है प्राकृतिक संकट में किसी को कारण से, तो उनको बीमा कंपनी द्वारा सहायता मिल सकती है। लोग व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कराते हैं। यदि मान लीजिए किसी परिवार के मुखिया की किसी की डेथ हो जाती है तो बीमा कंपनी से उसको थोड़ी बहुत सहायता मिल सकती है। तो इस प्रकार से बीमा कंपनियों का व्यवस्था जितनी ज्यादा सुदृढ़ होगी, उस देश में, उस राष्ट्र में उद्योग धंधों का व्यापार का विकास होगा। विदेशी व्यापार तो बिना इंश्योरेंस को होता ही नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए पहले आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो यदि इंश्योरेंस, उसके लिए हम भारत में भारतीय निर्यात सह गारंटी बीमा निगम जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स के लिए पॉलिसी देता है, नहीं तो LIC करता है, नहीं GIC करता है। तो अगर वो इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं होगी तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन कम्युनिकेशन, संचार सुविधाएं। अब संचार सुविधाएं भी किसी भी राष्ट्र के आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। संचार सुविधाएं अपने आप में ही बिजनेस है। पहले एक स्थान दूसरे स्थान पर सूचना भेजने के लिए हम टेलीफोन है या STD बूथ है, उनका काम लेते थे। आजकल तो जो मोबाइल है, नेटवर्क है, उसी के ऊपर किसी भी रास्ते किसी भी समय पर बातचीत कर सकते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी की ईमेल्स हैं या और दूसरे साधन आगे हैं। आज जो हम ये ऑनलाइन टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो भी इस संचार सुविधाओं के माध्यम की देन है कि इस कोविड-19 की महामारी के अंतर्गत भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद पड़े हैं, हम ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से घर बैठे ही इस संचार सुविधाओं के माध्यम से ही हम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग का जो है उसके हिसाब से भी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है वहां पर भी अपने कर्मचारी जो है घर बैठे ही ऑफिस से काम कर रहे हैं। उद्योग धंधे व्यापार की गतिविधियों का विकास हो रहा है। इसके बाद B4 बैंक। किसी भी राष्ट्र के विकास की हड्डी होता बैंक। बिना बैंकों के कोई भी राष्ट्र की आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। भारत में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट छापता है। बैंकों का बैंक है, बैंकों का भगवान है, और जितने भी बैंकिंग गतिविधियां हिंदुस्तान में होती हैं उनका सबका कंट्रोल RBI के द्वारा की जाता है। उसके बाद कुछ कॉमर्शियल बैंक हैं, RRBs हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो कि ग्रामीण व्यक्तियों को, शहरी व्यक्तियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण सुविधाएं देती हैं जिससे वो काम कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में IDBI है, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उद्योगों को लोन प्रदान किया जाता है। ऐसे ही मान लीजिए हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक है, या और दूसरी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए SIDBI है, SIDB, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में बैंकिंग कॉमर्शियल बैंक से प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है, और विदेशी जो बैंक है वो भी हमारे देश में है। तो बैंकिंग ढांचा जितना ज्यादा सुदृढ़ होगा उतने ज्यादा देश में आर्थिक गतिविधियां होंगी। मोदी सरकार आने के बाद देश में मुद्रा योजना है या दूसरी बैंक ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जो कि किसानों के लिए या गरीब व्यक्तियों के लिए या जो मजदूर छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए बहुत सारी ऋण सुविधाएं दे रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी विभिन्न बैंकों के माध्यम से अपनी जो इंटरेस्ट रेट थी वो रिड्यूस की हैं और अधिक मात्रा में इन उद्योगपतियों व्यापारियों को ऋण सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनसे कि उद्योग धंधों व्यापार का तेजी से विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से इस एक ही बिंदु में हमने 6 पॉइंटों को इसमें समिट किया है: हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और बैंक। इस प्रकार से ये सभी चीजें किसी भी राष्ट्र के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं।